गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने कैपेसिटर शुरू किया था। आज मैं कैपेसिटर्स के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें छोटी छोटी बातें आपको बहुत केयरफुल्ली सुननी होंगी, वॉच करनी होंगी, समझने की कोशिश करनी होगी। इसमें कुछ स्मॉल डेरिवेशंस होंगे जो कि मैं आपको समझाते चलूँगा। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, वो कैपेसिटर्स है और इसमें 1.2.2 टाइटल है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज and electrostatic potential energy is defined as the electrical capacitance of a conductor। बच्चों, इसका मीनिंग क्या हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। When a conductor is given a charge, its potential rises to proportional to the charge given. Thus, if a charge Q raises the potential of a conductor by V, then Q becomes proportional to V। प्यारे बच्चों, कोई कंडक्टर है आर्बिट्रेरी शेप और साइज का। जब हम लोग उसको चार्ज सप्लाई करना शुरू करते हैं तो कहते हैं कि उसके सरफेस का और उसके बॉडी का पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू करता है। पिछले एपिसोड में मैंने चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी बताई और आपको समझाने की कोशिश किया। किसी कंडक्टर के एवरी इंटरनल पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है और वो उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। ये जो कंडक्टर का पोटेंशियल भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पोटेंशियल या तो सरफेस का होगा या उसके पूरी बॉडी के हर पॉइंट का होगा। जैसे जैसे आप उस पर चार्ज बढ़ाते जाओगे, चार्ज तो सरफेस पे ही रुकता है। कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो होता है, कनेक्ट होके बाहर चला आता है। जैसे जैसे चार्ज आप इंक्रीज करोगे, उसकी बॉडी का या सरफेस का पोटेंशियल बढ़ेगा। और ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया हुआ है कि Q बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। बच्चों, जब आप इक्वल लगाते हो तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। और बाद में कुछ डेरिवेशंस बताऊंगा जहां आपको पता चलेगा कि C इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर एंड द सराउंडिंग मीडियम एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नियर बाई। सराउंडिंग मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। So this constant C is called capacitance of the conductor, and from the above equation we can say that C equals Q by V। बच्चों, अगर Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, बट फॉर द गिवन कंडक्टर इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो ये कांस्टेंट रेशियो C है, आई मीन कैपेसिटेंस, ये कंडक्टर के शेप और साइज पर डिपेंड करेगा, सराउंडिंग मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। और इसी C को हम लोग कहते हैं द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन to the rise in the potential of the conductor is defined as the capacitance of the conductor। बच्चों, इस फार्मूले से कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द रेशियो ऑफ द चार्ज गिवन टू द राइज इन द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर is defined as capacitance of a conductor। Unit of capacitance, the SI unit of capacitance C is farad and is denoted by symbol capital F। Thus 1 farad equals 1 coulomb per volt। These are two SI units। Abbreviation for farad is capital F, for coulomb is capital C, for volt is capital V।
द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैरड if a charge of 1 coulomb raises the potential of the conductor by 1 volt। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इसको 1 कूलम चार्ज मान लें और 1 वोल्ट पोटेंशियल मान लें तो C की वैल्यू 1 फैरड आती है। तो अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 फैरड का डेफिनेशन पूछेगा, इन दोनों को 1 1 लिखोगे तो ये 1 आएगा, फिर ऐसे लिख डालोगे और इसको देखते हुए आप डेफिनेशन बनाओगे। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 फैरड if a charge of 1 coulomb raises the potential of the conductor by 1 volt। इस तरह से आप डेफिनेशन बना डालें। डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस। बच्चों C का डायमेंशन ऐसे निकालोगे, इसका ओरिजिनल फार्मूला Q बाई वी, वी इज पोटेंशियल, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं वर्क अपॉन चार्ज, आई मीन W बाई क्यू। ये प्रीवियस एपिसोड्स में पढ़ चुके हो। Q को न्यूमरेटर में ले जाते हो, कम्स आउट Q स्क्वायर अपॉन W। Q इज अ चार्ज, इट कैन बी रिटन एज Q इक्वल्स IT होल स्क्वायर बाई W। अब आपको इसका डायमेंशंस निकालना है। IT का डायमेंशन सिंबल हो जाएगा I का कैपिटल A, इस टाइम, टाइम का कैपिटल T, W फॉर वर्क डन, ये आपको रटा होगा ml2 t-2। फिर बच्चों इसको न्यूमरेटर में ले जाओ। नाउ दिस कम्स आउट t-1 L-2 t पावर 4 एंड A स्क्वायर। इज इट? बच्चों ये हो गया कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला। ये बोर्ड और कॉम्पिटिशन्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड अराउंड अ चार्ज कंडक्टर। प्यारे बच्चों, जब हम लोग कंडक्टर को चार्ज देते हैं, पिछले एपिसोड में सिखा रखा हूँ कि टोटल चार्ज सरफेस पे आके रुकता है और इंटरनल स्पेस में नेट चार्ज 0 होता है। नाउ सपोज एट अ सर्टेन मोमेंट whole of the charge on the surface is Q and its body potential or surface potential of the conductor is V and capacitance of the given conductor is C। बच्चों हम लोग कहते हैं, पिछले एपिसोड में सिखाया हूँ कि इंटरनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक एक्सटेंड होता है चारों तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड originates from the surface and extends up to infinity। बच्चों जितनी दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड होता है उतनी दूर तक जो वॉल्यूम स्पेस है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो किसी कंडक्टर के अराउंड सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उसके 3 फार्मूले होते हैं। Now our first formula is 1 by 2 Q square by C, second formula 1 by 2 CV square, थर्ड फार्मूला 1 by 2 QV। इसके 3 फार्मूले होंगे बच्चों, मैं आपको डेरिवेशन सिखा दे रहा हूँ। डेरिवेशन ऐसे होगा, माना जाएगा कि इस पे जो चार्ज है उसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज किया जा रहा है। एट अ सर्टेन मोमेंट charge is small q and body potential is V। In a very small time interval dt, कोई एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट dq चार्ज को इन्फिनिटी से सरफेस पर लाकर छोड़ता है। कैसे लाता है बच्चों? वेरी स्लोली, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। अगर कोई बॉडी फाइनाइट साइज की है तो इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल होता है उसको आर्बिट्रेरीली 0 मान लिया जाता है। सो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0 एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज V। dq को लाने में कोई एजेंट वर्क करेगा, वेरी स्लोली लाएगा, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन लाएगा। तो बच्चों यहाँ डेफिनेशन बनाया गया है
जो एजेंट इसको लाने में वर्क करेगा वो इसके चारों तरफ स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि और किसी फॉर्म में वो कन्वर्जन उसका होना नहीं है, क्योंकि ये चार्ज यहाँ पे ला के रख दिया गया, रुक गया तो उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, ग्रेविटी फ्रिक्शन भी नहीं लेना है, सरफेस पे रेजिस्टेंस भी नहीं लेना है, तो कोई हीट भी पैदा नहीं होगी। तो इन्फिनिटी से लाने में जो एजेंट का वर्क होगा वो सिर्फ सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में ही कन्वर्ट होगा। बच्चों मैं डेरिवेशन आगे पढ़ाता हूँ। At a certain moment on the surface of the conductor, Q equals CV से equation 1. Now very small work done by the external agent in bringing dq from infinity to the surface very slowly in the absence of gravity and friction, dw external dq into v2 minus v1. बच्चों ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है। dq चार्ज को इन्फिनिटी से लाया है, सरफेस पे छोड़ा है, सरफेस पे पोटेंशियल v2, और dq चार्ज को इन्फिनिटी से लाया है तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल v1। तो ये हो गया u2 माइनस u1, आई मीन इंक्रीमेंट इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो वर्क वो करेगा वो सराउंडिंग स्पेस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएगा। इज इट? v2 की वैल्यू v लिखी जाएगी, v2 बॉडी के सरफेस का पोटेंशियल है और लाया हो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी पर v1 की वैल्यू 0 मानी गई है आर्बिट्रेरीली। तो जो वेरी स्मॉल वर्क एजेंट करेगा दैट विल बी dq into v, but from equation 1 v can be written as q by c, so put here q by c, so this is dw external, I mean very small work done by external agent, comes out dq into q by c. This is from equation 1. बच्चों मैं सिखा चुका हूँ कि फॉर द गिवन कंडक्टर सी कांस्टेंट होगा, बट जो एजेंट है वो चार्ज को धीरे धीरे ला रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो क्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, तो क्यू वेरिएबल है और सी कांस्टेंट है। Hence the big amount of work done in bringing charge capital Q gradually will be, अगर धीरे धीरे करके कैपिटल क्यू चार्ज जो जमा करता है तो बिग वर्क वो कितना करेगा उसको इंटीग्रेट करने से मिलेगा। इंटीग्रल डी डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू रख डालो। बच्चों क्यू को वेरिएबल बनाया हूँ, शुरू में कंडक्टर पे चार्ज 0 था, क्यू का लोअर लिमिट 0, और बढ़ाते बढ़ाते उसको कैपिटल क्यू कर दिया, क्यू का अपर लिमिट कैपिटल क्यू। सी को कांस्टेंट बोलते हैं, इंटीग्रल के बाहर निकालो, अंदर बचेगा क्यू डी क्यू, लिमिट 0 to q, and you know integral q dq is q square by 2, then put proper limit and upper limit minus lower limit giving you q square by 2c. Is it? So big amount of work done by agent comes out q square upon 2c. By definition, stored potential energy equals work done by external agent. डेफिनेशन है बच्चों कि जितना भी वर्क एजेंट करता है वो पूरा का पूरा स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। So stored potential energy around the conductor from surface to infinity equals total work done by the agent, implies U stored equals, put its value q square by 2c. You must say this is first formula. Then, but since q equals cv we already know, यहाँ q की वैल्यू cv पुट कर डालो, कैंसिल कराओगे बच्चों u स्टोर्ड का एक फार्मूला और बन जाएगा 1/2 cv स्क्वायर, बट सिंस c इक्वल्स q by v, c इक्वल्स q by v, यहाँ पे पुट करो q by v, कैंसिल होने के बाद एक फार्मूला और बन जाएगा
1/2 QV। तो प्यारे बच्चों, कंडक्टर के राउंड स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी के 3 फार्मूले। फर्स्ट फार्मूला Q²/2C, सेकेंड फार्मूला हाफ CV², थर्ड फार्मूला हाफ QV, where Q is total charge on its surface, C is capacitance of the given conductor, and V is body potential of the conductor up to the surface। सिखा चुका हूँ कि पोटेंशियल उसके बॉडी के हर पॉइंट पर, इंटरनल पॉइंट पर और सरफेस पर सेम होता है। तो आप या तो इसको सरफेस पोटेंशियल बोलो या उसका बॉडी पोटेंशियल बोलो, इस तरह से भी पता चल जाएगा। जो चार्ज होता है वो तो सरफेस पे ही जमा होता है, अंदर तो रुकता नहीं। ये हो गया टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड C is capacitance। So we have total 3 formulas। Now your next topic, redistribution of charges और कॉमन पोटेंशियल। बच्चों इसमें आपको ये समझाना है कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, and they are connected by some connecting wire, and these are insulating stands। किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ स्टैंड है। प्यारे बच्चों, शुरू में क्या है, शुरू में इसको कनेक्ट नहीं करा गया, दोनों के बीच में कोई वायर नहीं है, इसको सेपरेटली चार्ज किया गया। टोटल चार्ज ऑन इट इज Q1 एंड बॉडी पोटेंशियल V1। इसको भी सेपरेट चार्ज किया, टोटल चार्ज Q2, बॉडी पोटेंशियल V2। एजम्पशन इज V1 इज ग्रेटर दैन V2। मान लो बच्चों, होता क्या है, अगर इन दोनों बॉडी को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया जाए, आई मीन शॉर्ट किया जाए, तो इसमें देखा गया है कि पॉजिटिव चार्ज flows from the body at higher potential to the body at lower potential till potential on both bodies become the same। कहते हैं कि अगर ये हायर पोटेंशियल पे है, कनेक्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज इसके सरफेस से इस वायर के रास्ते से फ्लो करेगा और सेकेंड बॉडी पे ट्रांसफ़र होता रहेगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। बच्चों, एक टाइम ऐसा आएगा कि चार्ज का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा, दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, उसको कहते हैं कॉमन पोटेंशियल V। दिस इज़ फाइनल। लेकिन बच्चों, यहाँ पे चार्ज पहले से कम हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज पहले से ज़्यादा हो जाएगा। ये कम होकर Q1 डैश हो जाएगा, ये ज़्यादा होकर Q2 डैश हो जाएगा। बट हाउएवर एक कॉन्सेप्ट है कि सराउंडिंग मीडियम इंसुलेटिंग है, इसलिए चार्ज लीक नहीं करेगा। दोनों का मिला के जो सिस्टम होगा उसका टोटल चार्ज कंजर्व होगा, टोटल चार्ज कंजर्व होगा। लेकिन प्यारे बच्चों, जब चार्ज का ट्रांसफ़र कॉपर वायर से हो रहा होगा, कुछ देर तक इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगी, यहाँ भी जनरेट होगी, वायर में जनरेट होगी। अच्छा, ये सुपर कंडक्टर तो है नहीं, ये कॉपर वायर है, ये मेटालिक बॉडी है, तो कॉपर वायर में रेजिस्टेंस होगा, करंट होगी, तो जूल सेटिंग इफेक्ट होगा, इसमें हीट जनरेट होगा, और जो हीट एनर्जी जनरेट होगी एटमॉस्फेयर में रेडिएट होगी। कहते हैं कि हीट एनर्जी एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होगी, रेडिएट होगी, उसकी वजह से इस पूरे सिस्टम की इनिशियल स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल टोटल स्टोर्ड एनर्जी and final total stored energy comes out positive and that becomes equal to heat energy produced। तो प्यारे बच्चों, इनिशियली इसको Q1 चार्ज दिया,
V1 पोटेंशियल पे चार्ज किया, इसको Q2 चार्ज दिया, V2 पोटेंशियल पे चार्ज किया, फिर कॉपर वायर जोड़ा, V1 ग्रेटर दैन V2 माना, कुछ देर तक पॉजिटिव चार्ज ए से बी पे जाएगा और फाइनली दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। इसका चार्ज घट के Q1 डैश हो जाएगा, इसका चार्ज बढ़ के Q2 डैश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल चार्ज, कॉमन पोटेंशियल, लॉस ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन करने जा रहे हैं। However, total quantity of charge remains conserved, that is Q1 plus Q2। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक मैं अपने बुक से पढ़ा रहा हूँ और बुक का जो टाइटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर्स वॉल्यूम 1, और इस बुक का राइटअप मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसी राइटअप से ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और जब मैं पब्लिश करूँगा तो आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो आप ध्यान से पढ़ो और समझो और जानने की कोशिश करो कि मेरे बुक में क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, सही है कि गलत है, क्वालिटी है या नहीं है, इसी से अंदाज़ा लगा। द कॉमन पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम से V, दोनों को मिलाकर एक सिंगल सिस्टम माना जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला डिफाइन होगा बच्चों, टोटल चार्ज ओवर कंबाइंड कैपेसिटेंस, क्योंकि दोनों मिलकर एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। नाउ टोटल चार्ज ऑन बोथ टेकन टुगेदर is Q1 plus Q2 and combined capacitance of both taken together is C1 plus C2. You know the formula, Q1 equals C1 V1 and Q2 equals C2 V2. Now you must say this formula gives you common potential of the system. Suppose after redistribution the charge on A is Q1 dash and on B is Q2 dash and final potential is V. Then as per established concept, you must say Q1 dash is C1V and Q2 dash is C2V। बच्चों, क्योंकि लास्ट में पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। अगर मुझसे कोई फाइनल चार्जेस का रेशियो पूछे स्टेडी स्टेट में, Q1 डैश को लिख डालूंगा C1V, Q2 डैश को लिख डालूंगा C2V। नाउ V कैंसिल आउट, कम्स आउट C1/C2। इसका मीनिंग हुआ बच्चों कि स्टेडी स्टेट में जब चार्ज का ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा तो फर्स्ट बॉडी और सेकेंड बॉडी पे जो चार्जेस बचेंगे होएंगे स्टेडी स्टेट में, उनका रेशियो बॉडीज़ के कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होगा। इसको वर्ड्स में कैसे लिखोगे? इट मीन्स ऑन कनेक्टिंग टू चार्ज कंडक्टर्स द redistributed charges on them are in the ratio of their capacitance in steady state। इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको एक डेरिवेशन देने जा रहा हूं जो अक्सर बोर्ड में पूछा गया है। क्वांटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड चार्ज बिफोर ज्वाइनिंग द कंडक्टर ए हैड चार्ज Q1 which remains Q1 dash after A is joined to B. Thus the charge transferred from A to B is Q1 minus Q1 dash, and you know Q1 is C1 V1, Q1 is C1 V1, Q1 dash is C1 V। बच्चों, C1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में V1 माइनस V आएगा, V1 को रिपीट करो, कॉमन पोटेंशियल V का फॉर्मूला लिख डालो, V1 में C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करो, जो कटेगा उसे कटा लो, जो बचेगा उसको कॉमन निकालो। बच्चों, ये सब सॉल्व करके देख लेना, फाइनली तुम्हारा जो आंसर आएगा C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 है। मैंने शुरू में अजम्पशन लिया था कि V1 इज ग्रेटर दैन V2, ये डिफरेंस पॉजिटिव होगा
राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव होगा। इससे साफ पता चलता है कि Q1 विल बी ग्रेटर दैन Q1 डैश, मतलब Q1 ज़्यादा होगा और फाइनली जो चार्ज बचेगा वो कम हो जाएगा और जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और ट्रांसफ़र चार्ज का ये मैग्नीट्यूड होगा। प्यारे बच्चों, थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया कि चार्ज ट्रांसफ़र प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए करंट जनरेट होगी, उससे हीट पैदा होगी, हीट एटमॉस्फेयर में डिसिपेट हो जाएगी, उससे स्टोर्ड एनर्जी में लॉस होगा। सो लॉस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कैसे डिराइव होगा, ये भी बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉस का मतलब यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। प्यारे बच्चों, शुरू में दोनों का मिलाकर टोटल स्टोर्ड एनर्जी इतना था। आई मीन फर्स्ट कंडक्टर पे था हाफ C1 V1 स्क्वायर, सेकेंड कंडक्टर पे था हाफ C2 V2 स्क्वायर। और स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश होने के बाद दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो गया, दोनों मिलकर सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करने लगे, टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 हो गया। तो दोनों का जो कंबाइंड एनर्जी होगी आप इस फार्मूले से लिख सकते हो, आई मीन 1/2 C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अब क्या होगा, इसको रिपीट करो, C1 प्लस C2 को अलग करो, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, उसका होल स्क्वायर करो, C1 प्लस C2 होल स्क्वायर को इससे कैंसिल करो, सिंगल पावर बचेगा, न्यूमरेटर में आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन करो, 1/2 कॉमन लो, सिंप्लीफाई करो, ये सब काम तुम्हें खुद करना होगा। तो लास्ट में बच्चों ये फार्मूला मिलेगा, यही फार्मूला आपको मिलेगा C1 C2 अपान 2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर होने की वजह से आप समझते हो कि राइट हैंड साइड पॉजिटिव होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यू इनिशियल विल बी ग्रेटर दैन यू फाइनल, इसका मतलब यू फाइनल घटेगा, यू इनिशियल ज़्यादा होगा। इन दोनों का डिफरेंस कहाँ गया, इन्हीं दोनों का डिफरेंस हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, जो एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो गया या डिसिपेट हो गया। बच्चों ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। कंपटीशंस में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो ये बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट डेरिवेशन देने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। ये बोर्ड और कंपटीशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रा ठीक से समझना। प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है बच्चों? इस प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट होता है पहले वो मैं समझा दूँ। When so many charged spherical conductors are connected by conducting wire, then in a steady state, the surface as well as the body potential of each sphere becomes the same. The surface charge density of the spheres becomes inversely proportional to their radius, that is sigma inversely proportional to r. This is called principle of corona discharge. बच्चों किसी भी स्फीयर का जो सिग्मा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, वो उस स्फीयर के रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। मैं इसको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। इसका मतलब जिसका रेडियस स्मॉलर होगा उसका सिग्मा लार्जर होगा, और जिसका रेडियस लार्जर होगा उसका सिग्मा स्मॉलर होगा। डेरिवेशन के लिए
मैं इस डायग्राम का हेल्प लूँगा। इसमें मैंने 4 कंडक्टिंग स्फीयर दिखा रखे हैं। स्फीयर 1 रेडियस R1, स्फीयर 2 रेडियस R2, स्फीयर 3 रेडियस R3, फोर्थ स्फीयर रेडियस R4। प्यारे बच्चों, इन चारों को मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रखा है। चारों को चार्ज दे दिया गया है। चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। चार्ज का फ्लो होना बंद हो चुका है। करंट जीरो हो चुकी है। पूरे सिस्टम में स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब स्टेडी स्टेट इस्टेब्लिश हो गया है, इसके सरफेस पे टोटल चार्ज जो मौजूद है इस वक्त वो Q1 है और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है। पोटेंशियल बॉडी पोटेंशियल V है। कहते हैं कि स्टेडी स्टेट में सभी का पोटेंशियल सेम हो जाता है। V फॉर द थर्ड स्फीयर V, फॉर द फोर्थ स्फीयर V। चारों का बॉडी पोटेंशियल इक्वल हो चुका है। इसका चार्ज Q2, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, इसका Q3 सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 3, इसके सरफेस पे चार्ज Q4, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 4। प्यारे बच्चों, याद रखना ये सब कंडक्टर हैं, तो चार्ज अंदर नहीं रुकेगा। जो भी चार्ज होगा वो सरफेस पर ही रुकेगा। ये जो चार्ज दिखाया हूँ माना गया है कि वो सरफेस पर मौजूद है। इंटरनल स्पेस में नेट चार्ज जीरो होगा। चारों का पोटेंशियल इक्वल हो चुका है। चारों का रेडियस डिफरेंट है। चारों का चार्ज डिफरेंट है। चारों का सिग्मा डिफरेंट है। ऐसा समझ लो। आप देखो, मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ। ये जो प्रूफ दे रहा हूँ ये बोर्ड में पूछा जाएगा। इन स्टेडी स्टेट द सरफेस पोटेंशियल ऑफ each sphere V equals 1/4πε0 Q/r। बच्चों, कंडक्टर के लिए सरफेस पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पढ़ाया जा चुका है। उसमें बताया गया कि ये सरफेस पे टोटल चार्ज होता है और ये स्फीयर का रेडियस होता है। ये स्फीयर का रेडियस है। कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होगा। बच्चों, मैं इस फार्मूले को कन्वर्ट कर रहा हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्मॉल r से मल्टीप्लाई कर दो तो Q/4πr² gives you surface charge density sigma. Is it? Whole of the charge upon whole of the surface area gives you sigma. बच्चों, Q/4πr² की जगह पे सिग्मा लिखा जाए तो फॉर्मूला कन्वर्ट होगा सिग्मा स्मॉल r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। स्मॉल r स्फीयर का रेडियस, याद रखना। ये तो बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब आगे देखो, स्टेडी स्टेट में चारों स्फीयर पे पोटेंशियल इक्वल हो चुका है। हम लोग कहेंगे V इक्वल्स कांस्टेंट। बट ऊपर जो फार्मूला बना है, अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला, पोटेंशियल ऑन द फर्स्ट स्फीयर sigma 1 r1 by epsilon naught. Potential on the second sphere sigma 2 r2 by epsilon naught. Potential on third sphere sigma 3 r3 by epsilon naught, and that on fourth sphere sigma 4 r4 by epsilon naught. इन बच्चों चारों का पोटेंशियल बराबर होगा, ये सारी क्वांटिटी इक्वल होगी। इसको बोलेंगे कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज अ न्यू कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक रिलेशन इस्टेब्लिश होगा बच्चों कि सिग्मा 1 r1 इक्वल्स सिग्मा 2 r2 इक्वल्स सिग्मा 3 r3 इक्वल्स सिग्मा 4 r4। तीन जनरल कैसे लिखोगे? द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एंड r विल रिमेन अ कांस्टेंट।
and suppose that is denoted by K. Now you must say sigma equals K by R, and if you ignore this constant, then you relate sigma proportional to 1 by R. In other words, you must say sigma inversely proportional to R. रिलेशन 1। प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग हुआ कि ये जो कंडक्टर है उसका जो रेडियस है, कंडक्टर के सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा उसके रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो देखो, मैंने प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज इक्वेशन 1 में डिराइव तो कर दिया, लेकिन दो फॉर्मूले आपको और सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ईच स्फीयर, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फार्मूला पढ़ाया हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस E इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई स्मॉल r स्क्वायर। बच्चों, स्फेरिकल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इसमें सरफेस पे ये टोटल चार्ज होता है और ये स्फीयर का रेडियस कैपिटल R होता है। तो सिंबल बदला हुआ है, कैपिटल R की जगह पे स्मॉल r लिखा है, बट ये इनफैक्ट स्फीयर का रेडियस ही है। ये फार्मूला आप पढ़ चुके हो कंडक्टर के लिए। थोड़ी देर पहले सिखाया हूँ कि सिग्मा को लिख सकती हो होल ऑफ द चार्ज ऑन द सरफेस अपॉन होल ऑफ द सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। नाउ Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर को सिग्मा लिख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कन्वर्ट हुआ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला ये भी हुआ। नाउ इवन ऑन द सरफेस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर sigma 1 by epsilon naught, E2 for the second sphere on the surface sigma 2 by epsilon naught, E3 for the third sphere on the surface sigma 3 by epsilon naught, E4 for the fourth sphere on the surface sigma 4 by epsilon naught। प्यारे बच्चों, इन चारों फार्मूलों में एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और कांस्टेंट है। तो अगर इसको हम लोग इग्नोर करें और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल लगा दें तो कह सकते हैं E1 प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 1, E2 प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 2, E3 प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 3, E4 प्रोपोर्शनल टू सिग्मा 4। और इन जनरल बच्चों स्टेटमेंट कैसे दोगे? E प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, दिस इज स्टेटमेंट 2। अब क्या करो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को मिक्स कर दो। बच्चों, जब दोनों स्टेटमेंट को आप मिक्स करोगे तो एक रिलेशन कुछ ऐसा आएगा, फ्रॉम 1 and 2 electric field intensity on the surface of charged conductor becomes directly proportional to sigma, that is surface charge density, and becomes inversely proportional to radius of curvature of the given sphere। बच्चों, दोनों फार्मूले को मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया and this is called extended principle of कोरोना डिस्चार्ज। ये प्रिंसिपल में एक्सटेंशन हो गया इसको मिक्स करने से। यू मस्ट से दिस इज एक्सटेंडेड प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। इस तरह से मैंने आपको डेरिवेशन सिखा दिया। अब जब न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा तो इस फॉर्मूले को कहीं कहीं इस्तेमाल करूंगा, आप तुरंत उसको कैच कर लेना। प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोर्ड के लिए एक और टॉपिक है इस चैप्टर में, 1.2.4 बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग, इसका कंस्ट्रक्शन आप बहुत अच्छे से समझना। ये पूरा लेबल डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करने को आता है बोर्ड एग्जाम में। इसको मैं ठीक से समझा रहा हूँ, इसको समझना। Van de Graaff devised an electrostatic generator in 1931
in order to produce very high potentials of the order of 10 power 6 volt. It is used for accelerating charged particles required to study nuclear reactions. Is it? प्रिंसिपल क्या है, पहले प्रिंसिपल समझो. This generator works on the two following electrostatic phenomena. Number 1, बहुत ध्यान से समझना, दिमाग और कंसंट्रेशन डाइवर्ट नहीं करना. यही सब जो प्रिंसिपल है, सब बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है. According to the principle of corona discharge, the intensity of electric field capital E and the surface charge density sigma becomes inversely proportional to the radius of curvature r of a conducting surface. थोड़ी देर पहले डिराइव करके दिखाया हूँ. किसी कंडक्टर के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या कंडक्टर के सरफेस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, वो उस पॉइंट पर उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. सिखाया हूँ. आई मीन अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा तो उस पॉइंट पर सिग्मा लार्ज होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लार्ज होगा. तो एक तो हो गया ये फर्स्ट फिनोमेना. नाउ सेकेंड, if a charge conductor is brought into internal contact with a second hollow conductor, all of its charge is transferred to the hollow conductor, no matter how high the potential of the latter may be. बच्चों इसमें ये बताया जा रहा है, इसका मैं न्यूमेरिकल्स में कुछ एप्लीकेशन सिखाऊंगा तो आपको ये प्रिंसिपल समझ में आ जाएगा. इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर एक चार्ज कंडक्टर को किसी सेकेंड हॉलो कंडक्टर के इंटरनल कांटेक्ट में लाया जाए, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल कांटेक्ट में लाया जाए, इस चार्ज कंडक्टर का पूरा जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा हॉलो कंडक्टर के सरफेस पर, और वो हॉलो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे जाके रुक जाएगा. पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा. तो मैं इसको न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेशन के तौर पे डिराइव करके दिखाऊंगा, तब तक आप इसको लर्न करके काम चला लो. नो मैटर हाउ हाई द पोटेंशियल ऑफ द लैटर में बी. इसमें ये कहा जा रहा है ये जो सेकेंड हॉलो कंडक्टर है, इसके सरफेस का पोटेंशियल चाहे कितना भी हाई हो, अंदर वाले कंडक्टर का पूरा चार्ज इसके ऊपर ट्रांसफ़र जरूर होगा, यही बताया जा रहा है. नो मैटर हाउ हाई द पोटेंशियल ऑफ द लैटर में बी. Thus the charge and hence the potential of the hollow conductor can be raised to a quite high value by successively adding charges to it by internal contact until the charge leaks from the hollow conductor to the air. मतलब जो hollow conductor है, जब उसके सरफेस से चार्ज एयर को लीक करना शुरू करेगा, तब तक हम लोग उसका पोटेंशियल और चार्ज दोनों बढ़ा सकते हैं. यही बताया जा रहा है. बच्चों इस डायग्राम में वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर दिखाया हुआ है. मैं इसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. वो सारी चीज़ें यहाँ हमारी बुक में डिटेल में लिखा हुआ है. कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, वर्किंग लिखा हुआ है. ये सब आपके रिवीजन के लिए लिखा है. मैं तो डायग्राम से इसको समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा. इज इट? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ.
प्यारे बच्चों, इसको लिखा है इंसुलेटेड कॉलम। ये जो कॉलम है ये हॉलो है, किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना होगा। इंसुलेटेड कॉलम लिखा हुआ, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ, और इस पर एक स्फेरिकल कंडक्टर माउंट किया हुआ है। ये कंडक्टर है, स्फेरिकल है, हॉलो है, हाई पोटेंशियल कंडक्टिंग स्फेरिकल डोम माउंट किया है। इसके अंदर एक बेल्ट पुली यहाँ पे है, एक बेल्ट पुली यहाँ पे है, डिनोटेड बाय P1 एंड P2। बच्चों, इस बेल्ट पुली को किसी मोटर से, अब ये किसी भी तरह का मोटर हो सकता है, मोटर से इसको रोटेट किया जाए, ऑपरेट किया जाए। इलेक्ट्रिक मोटर हो सकता है, या फिर ये इसको किसी डीजल जनरेटर से घुमाया जा सकता है, या इलेक्ट्रिक मोटर से घुमाया जा सकता है, और मोटर से इस बेल्ट पुली को रोटेट किया जा रहा है। बच्चों, इस पे जो बेल्ट है वो सिल्क का बना हुआ, सिल्क नॉन कंडक्टिंग होता है, आई मीन इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। सिल्क से बना हुआ बेल्ट इस पे लगा हुआ है। अब ये वर्क कैसे करेगा? एक कंडक्टिंग कॉम्ब है ये जो कॉम्ब होता है कंडक्टिंग होता है, मेड ऑफ मेटल होता है, मेटालिक होता है। इसमें कुछ पॉइंटेड पोर्शन होते हैं, इसलिए इसको कॉम्ब बोलते हैं। पॉइंटेड स्पाइक्स टाइप का होता है, और इस सिल्क के बेल्ट को ऑलमोस्ट टच कर रहा होता है, ऑलमोस्ट टच कर रहा होता है। और ये जो कॉम्ब है उसको किसी डीसी सोर्स के थ्रू ग्राउंडिंग किया होता है। बच्चों, ये कोई बैटरी हो सकती है, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कॉम्ब से जोड़ा है और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंडिंग किया हुआ है, ऐसा मान लो। बच्चों, जो ग्राउंडिंग किया है यानी कि अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ को कंडक्टर कहते हैं, वो इंसुलेटर नहीं होती, बिकॉज ऑफ सॉइल एंड मिनरल्स। अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेगेटिव टर्मिनल को अर्थ से जोड़ दो, पॉजिटिव टर्मिनल को कॉम से जोड़ दो, तो ये बैटरी क्या करेगी? देखो ध्यान से समझना। पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ से जोड़े हो, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत होंगे, क्योंकि ये कंडक्टर है, तो पॉजिटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, नेगेटिव टर्मिनल फ्री इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड में पुश करेगा, तो अर्थ को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। बच्चों, जब इस कॉम से ध्यान से समझना, फ्री इलेक्ट्रॉन पुल करके ग्राउंड को ट्रांसफ़र करे जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की डेफिसिट हो जाएगी। समझ पा रहे हो? इसके सरफेस पर नेट चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेट चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इज इट? अब क्या होगा? ये पॉइंटेड होने की वजह से, ध्यान से समझना, पॉइंटेड होने की वजह से, नुकीला होने की वजह से, ये जो पॉइंटेड स्पाइक्स का टिप है वहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट, छोटा सा पीस कट किया जाए तो कहा जाएगा कि बहुत ही छोटे रेडियस का एक स्फीयर निकलेगा वहाँ से, बहुत स्मॉल स्फीयर जनरेट होगा वहाँ पे, जिसका रेडियस बहुत छोटा होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर स्मॉल होगा। ये पॉइंटेड वाले पोर्शन पे जब रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी स्मॉल होगा तो उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी वेरी हाई होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वेरी हाई होगा। तो प्यारे बच्चों, स्पाइक्स वाले पोर्शन पे, स्पाइक्स इसीलिए बनाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। एक तो यहाँ पे बैटरी की वजह से नेट चार्ज पॉजिटिव आ चुका है, और प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज की थ्योरी से स्पाइक्स वाले पोर्शन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई हो जाएगा। गॉट इट? कहते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो एयर के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा होगा।
स्पाइक्स वाले पोर्शन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ अगल बगल जो एयर है उसके डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो जब डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? स्पाइक्स के आसपास जो एयर है बेल्ट के बीच में, एयर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएगा और एयर यहाँ पे लोकली एयर कंडक्टिंग हो जाएगी। जब लोकली एयर कंडक्टिंग हो जाएगी तो स्पाइक्स पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे और नेगेटिव आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा। फिर यहाँ जो लोकल स्पेस में एयर होगी उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव होगा। वो जो नेट चार्ज पॉजिटिव होगा बच्चों, वो सिल्क के सरफेस पर जनरेट हो जाएगा। नेट चार्ज जो पॉजिटिव होगा वो सिल्क के सरफेस पे एक तरह से चिपक जाएगा। तुम कह सकते हो कि वो चिपक जाएगा सिल्क के सरफेस पर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो चिपक जाएगा। और फिर क्या होगा कि हम लोग इस सिल्क के बेल्ट को मोटर से घुमा रहे हैं तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा बार बार और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्प्रे होता रहेगा, चिपकता रहेगा और बेल्ट के माध्यम से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, सिल्क के बेल्ट पर जो पॉजिटिव चार्ज है वैसे करीज होगा अपर डायरेक्शन में और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँचेगा। बच्चों जब यहाँ पहुँचेगा तो एक कंडक्टिंग कॉम्ब यहाँ पे और है, इसको बी लिखा है, इसमें भी स्पाइक्स बने हुए हैं और ये भी कंडक्टिंग है। तो मान लो कि बेल्ट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँच गया तो क्या होगा, ये जो कॉम्ब है इसके सरफेस पर ये कंडक्टर है, अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। जब बेल्ट के सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे इंड्यूस होगा नेगेटिव चार्ज, इज इट? तो बच्चों ये नेगेटिव चार्ज जो इंड्यूस होगा उसका काउंटर पार्ट जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यहाँ पे आउटर सरफेस पे जनरेट हो जाएगा। ये कंडक्टर है, जब यहाँ पे अपोजिट चार्ज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो उसका काउंटर पार्ट जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो आउटर सरफेस पर जनरेट हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। एज पर प्रिंसिपल ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, स्पाइक्स वाला जो पोर्शन है, नुकीला वाला पोर्शन, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी स्मॉल होगा तो उसके सरफेस पर नेगेटिव चार्ज का सिग्मा वेरी लार्ज होगा, इज इट? नेगेटिव चार्ज का सिग्मा वेरी लार्ज होगा तो स्पाइक्स वाले जोन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी लार्ज होगा। तो फिर हम लोग कहेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर के डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगा। स्पाइक्स और बेल्ट के बीच में जो एयर है फिर मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा और एयर कंडक्टिंग हो जाएंगी। इस पे जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था वो एयर के अंदर पैदा हुए पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और अट्रैक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इज इट? एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रोसेस वेरी फास्ट होगा। अब देखो ये तो मैंने डिटेल में समझा दिया, अब इसमें लिखने वाली चीज़ क्या होगी, लिखने का काम दूसरी तरीके से होगा। उसको ऐसे लिखा जाएगा कि जो लोअर कॉम बे है वो बेल्ट पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज स्प्रे करती है और जो अपर कॉम बी है वो बेल्ट के पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करती है और कलेक्ट कर देती है और ट्रांसफ़र करके आउटर सरफेस पे पहुंचा देती है। ये जो स्फेरिकल कंडक्टिंग डोम है कंटिन्यूसली इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाता है, सरफेस पे पोटेंशियल बढ़ता जाता है और ये पोटेंशियल और चार्ज तब तक बढ़ता है जब तक एयर में लीकेज न शुरू हो जाए। बच्चों एयर में लीकेज तब शुरू होगा जब एयर कंडक्टिंग होगी और एयर कंडक्टिंग यहाँ बगल में तब होगी जब सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा होगा। तो जब पोटेंशियल सरफेस पर बढ़ते बढ़ते 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा हो जाता है
इसके आसपास की एयर कंडक्टिंग हो जाती है और सरफेस का चार्ज एयर में लीक करना शुरू कर देता है। जब चार्ज एयर में लीक करना शुरू कर देगा, इस पे चार्ज बढ़ना बंद हो जाएगा, पोटेंशियल भी बढ़ना बंद हो जाएगा। उसी वक्त इसके मोटर को रोक दिया जाता है। अब मोटर को रोक देंगे तो चार्ज इस पे रुक जाएगा, लीकेज रुक जाएगा, पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा। और कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है, एक ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर है जिसमें एक कंडक्टिंग डोम है और डोम पे वेरी हाई पोटेंशियल जनरेट किया जा चुका है और वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा चुका है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले तो डिटेल में समझाया इसका वर्किंग, फिर ब्रीफ में समझाया कि कैसे लिखोगे। लिखने का तरीका ये होगा कि ये जो मोटर है वो बेल्ट पुली को रोटेट करेगी और पूरा बेल्ट ऐसे सर्कुलेट होगा और ये डीसी सोर्स है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कॉम बेस से जुड़ा है। तो ये जो डीसी सोर्स है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन पुल करके ग्राउंड को भेजेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। कोरोना डिस्चार्ज की थ्योरी से काम का पॉजिटिव चार्ज इस बेल्ट पे स्प्रे होगा और स्प्रेड जो पॉजिटिव चार्ज है वो कन्वे किया जाएगा, कन्वे होकर वो यहाँ पहुँचेगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो फिर ये जो कॉम्ब है उस पॉजिटिव चार्ज को कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके आउटर सरफेस पे ट्रांसफ़र कर देगा और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। आउटर सरफेस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा जब तक कि चार्ज का लीकेज न शुरू हो जाए। जब चार्ज लीक करने लगता है तो हम लोग मोटर को रोक देते हैं, चार्ज फिक्स हो जाता है और इसके सरफेस पे पोटेंशियल भी फिक्स हो जाता है। और मैं बता दूं कि जब पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया तो एयर कंडक्टिंग हो जाती है, चार्ज का लीकेज शुरू हो जाता है। इसके सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो वेरी हाई होता है और कहते हैं कि उसका ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। ऑर्डर इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ वोल्ट पर मीटर का होता है। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा, इस जनरेटर ने इस डोम पर वेरी हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी क्रिएट किया, वेरी हाई पोटेंशियल क्रिएट किया, वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। इसका कंप्लीट फंक्शन मैंने आपको समझा दिया। सो बच्चों, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है और मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया। स्पेशली आज जो कुछ भी आपने सीखा उसमें ज़्यादातर चीज़ें आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, तो मैंने माइन्यूट तरीके से उसको समझाने की कोशिश किया। जो प्रूफ था उसको भी बताया और जो वेन डी ग्राफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इसको बहुत बारीकी से समझाया। अब मेरी बुक से आप रिवाइज करोगे, एक एक लाइन पढ़ोगे तो और भी बेहतर समझ में आएगा। ये काम आप कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट था। और अब अगले एपिसोड में मैं आपको कैपेसिटर के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। कैपेसिटर का डेफिनेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके फार्मूले क्या होते हैं, फार्मूले का डेरिवेशन क्या होता है, ये सब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ और ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को सीख रहे होंगे और इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू गुड नाइट, सी यू अगेन।